नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी का ज़्यादा छापा पड़ता है? इसके अलावा हम इस वीडियो में इस पर भी बात करेंगे कि अगर रिसर्च पेपर को लेकर खुफिया विभाग पूछताछ करेगा, पत्रकार किसानों की बात करेगा तो उसका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, और कबाड़ में बेची जा रही सरकारी किताबों का वीडियो बनाएगा तो उस पर एफआईआर हो जाएगी, तब फिर विपक्ष और पत्रकारिता का बचना इस देश में मुश्किल हो जाएगा। पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा विभाग बचा है जिसके दफ्तरों में आयकर या ईडी का छापा नहीं पड़ता हो? छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा जिला है जहां ईडी या आयकर विभाग ने दबिश ना दी हो? हमने इन छापों को लेकर छपी हुई खबरों से ही छानबीन की है और छत्तीसगढ़ में कुछ और लोगों से जानकारी मांगी। हर छापे में राजधानी रायपुर का जिक्र तो रहता ही है। इसके अलावा दुर्ग, धमतरी, कोरबा, भिलाई, बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा, जगदलपुर, महासमुंद जिले का नाम भी आता है। विभागों के हिसाब से देखेंगे तो आबकारी विभाग, जिसका संबंध शराब की बिक्री से होता है, खनिज विभाग, जिसका संबंध कोयला और अन्य खनिजों से होता है, परिवहन विभाग, जीएसटी भवन और लेबर विभाग में भी छापे पड़ चुके हैं। क्या ईडी छत्तीसगढ़ सरकार को खास तौर से निशाना बना रही है? ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है या ईडी के बहाने राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है? क्या ईडी को इन कथित घोटालों के तार रमन सिंह की सरकार के 15 साल के दौर से जुड़े हुए नहीं मिलते हैं? अगर किसी विभाग में घोटाला हो रहा है तो इससे पहले से भी होता रहा होगा। क्या ईडी ने अपनी जांच या छापे में इन संभावनाओं को देखा है या वो देखना ही नहीं चाहती है? इसका अध्ययन करना चाहिए कि यही ईडी छत्तीसगढ़ कितनी बार छापे मारने जाती है। जब बीजेपी के रमन सिंह सरकार में मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार के दौर में चावल घोटाले से लेकर न जाने कितने घोटालों के आरोप लगे। क्या ईडी को कभी नहीं लगा कि उनकी छानबीन करनी चाहिए? हम छत्तीसगढ़ की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब तब वहां छापे पड़ने की खबर आ जाती है। उस दिन भी छापा पड़ा जब भारत चांद की तरफ देख रहा था और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना जन्मदिन मना रहे थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और 2 ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर के यहाँ छापा पड़ा है। एक व्यवसायी विजय भाटिया के यहाँ भी दबिश दी गई है। बताया जाता है कि राज्य सरकार के करीबी हैं। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री का जन्मदिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर भूपेश बघेल को जन्मदिन की बधाई भी दी, तो मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट कर दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और श्री अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार एवं मेरे ओएसडी सहित कारोबारियों के यहाँ ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, इसके लिए आभार। कितनी रजिस्ट्रियां हुई हैं? इसका मतलब है वो सारे रजिस्ट्री लाएंगे और सबको अभी कम कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि ये घरों में जाते हैं, सबसे पहले मोबाइल जब्त करते हैं, फिर घर में जो संपत्ति है, जो रुपया नगद है, ज्वेलरी है, उसको सीज करते हैं, बैंक खाते सीज करते हैं, डायरी वगैरह भी हो या कुछ कच्चे में लिखा हुआ हो, सबको पकड़ते हैं। 5-6 दिन तक के घर में बंधक बना कर रखते हैं। चाहे वो वृद्ध माता पिता हो, बीमार हो, उनसे कोई लेना देना नहीं, बैठे रहेंगे। तो सवाल तो इनके पास होते नहीं, और जब तक के ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक खाली नहीं करते। फिर वो राजनीतिक सवाल करना शुरू करते हैं, तुम्हारी क्या भूमिका है, तुम किस पार्टी से हो, तुम कितने सीट जीतने वाले हो, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा। वो सारे राजनीतिक सवाल ही पूछना शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे केस हैं जिसमें ईसीआईआर नंबर नहीं है और उनके घरों में ये लोग पहुंच के प्रताड़ित करने, बदनाम करने की कोशिश। अभी जो हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे पत्रकार साथी वहाँ गए भी थे, और ईडी के अधिकारी हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के यहाँ बिना ईसीआईआर नंबर के वहाँ पहुँच गए, जो कि ये नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वो तो जो वेंडर है उसके यहाँ पहुँच गए। अभी कल ही मेरे राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ पहुँच गए। मेरे जो ओएसडी है, जो चूँकि मुख्यमंत्री होने के नाते जो क्षेत्र में ओएसडी नियुक्त करते हैं, जो किसी की बीमारी का, किसी का और कुछ काम है, जो दैनंदिनी
आते हैं और हम लोग समय नहीं दे पाते, तो वो सारे काम वो लोग करते हैं। उसके घर में पहुंच गए, मिला कुछ नहीं, दिन भर बिठा के रखे। इसका मतलब ये है कि अब पाटन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, बल्कि ईडी और आईटी लड़ेंगे। आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है। आज हिंदुस्तान में यह नहीं हो रहा है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है? आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती, तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। ये जो हो रहा है, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियों के छापों की भी जांच होनी चाहिए, और इसकी भी कि ये एजेंसियां कितनी बार बगल के मध्य प्रदेश जाती हैं, वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सलाहकार या बीजेपी के विधायकों के यहाँ छापे मारती हैं। हमने अखबारों में छपी खबरों को लेकर रैंडम सर्च किया कि मध्य प्रदेश में ईडी का छापा किस तरह का होता है, तो वहां पर बीजेपी के विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के ओएसडी या उनके करीबी आईएएस अधिकारी के यहाँ छापे की खबर नहीं मिली, या होगी भी तो इतनी मामूली तरीके से छपी है कि मेरी नज़र से चूक गई होगी। खैर, हम दावा नहीं करते कि सारी खबरें देख ली हैं, मगर यह जानना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक हस्तियों और सरकारी अधिकारियों के हिसाब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छापों के क्या रिकॉर्ड हैं। मध्य प्रदेश की खबरों में यही मिला कि धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग के सिलसिले में एक पूर्व बिशप के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है। धार में संत टेरेसा जमीन घोटाला हुआ है, उससे संबंधित ईडी के छापों की खबरें मिली हैं। एक अन्य खबर है, जमीन कारोबारी सुरेंद्र संघवी, भूमाफिया दीपक जैन के मामले में ईडी ने छापा मारा है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े पीपल्स ग्रुप के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है। हमने इस तरह से सर्च किया कि शिवराज के करीबी के यहाँ ईडी का छापा, तो भूपेश बघेल के करीबियों के यहाँ पड़े छापे की खबर निकल आई। इसके बाद हमने छोड़ दिया। ईडी को ही बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उसके छापों का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में है, और इतने कम से कम उस छोटे से राज्य में 200 से अधिक आईटी और ईडी डीआरआई करके छापे पड़ चुके हैं। तो आज पूरे भय का माहौल है। केंद्र सरकार खुद इस प्रकार से काम करवा रही है। संजय मिश्रा जी के बारे में जानते ही हैं, उनको टास्क मिला हुआ है 15 सितंबर तक के। अभी तब कल 23 अगस्त था, अभी तो 15-20 दिन और बचे हैं। तो जितना वो उनको आतंक फैलाना है वो पूरी ताकत के साथ करेंगे, क्योंकि उनके आकाओं ने एक्सटेंशन दी है, तो वो अपने आका के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने दिलाया। आगे भी कुछ मिलने की संभावना है। तो ऐसे व्यक्ति यदि काम करेंगे, ऐसे इस उद्देश्य से काम करेंगे, तो फिर प्रजातंत्र तो खतरे में है। दूसरी बात इसमें कहना चाहता हूं, यदि सत्ताधारी दल इस प्रकार से कोई कार्रवाई करे, तो फिर कोर्ट की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे बेजा जो हस्तक्षेप किया जा रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसमें रोक लगाए। ईडी को बताना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान के मंत्रियों के यहाँ छापे क्यों नहीं पड़ते हैं
और भूपेश बघेल के मंत्रियों के यहाँ या विधायकों के यहाँ छापे क्यों पड़ते हैं? क्या ईडी ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त घोषित कर दिया है? सितंबर 2022 में एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी ने ईडी के छापों पर एक विस्तृत रिपोर्ट की थी और बताया था कि 2014 के बाद राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मामले में 4 गुना उछाल आया है। इनमें से 95% छापे विपक्ष के नेताओं के यहाँ पड़े हैं, जबकि ईडी के कर्मचारियों की संख्या सीबीआई के कर्मचारियों की 1/3 से भी कम है। एक्सप्रेस ने पाया कि एनडीए के दौरान 2014 से विपक्षी नेताओं और उनके करीबियों पर ईडी का शिकंजा बढ़ा है। 2014 से 22 के बीच ईडी ने 121 प्रमुख नेताओं के खिलाफ किसी न किसी तरह की कार्रवाई की है और इनमें से 115 यानी 95% लोग विपक्ष से जुड़े हैं। इसके विपरीत 2004 से 14 के बीच यूपीए के समय में मात्र 26 नेताओं के यहाँ जांच हुई। इनमें से 14 यानी 54% विपक्ष से थे। 3 जुलाई 2022 को जब महाराष्ट्र में नए गठबंधन की सरकार अपने स्पीकर का चुनाव कर रही थी, तब विपक्ष खेमे से ईडी के नारे लगने लगे, ये दिखाने के लिए कि एकनाथ शिंदे ने ईडी के डर से भाजपा से हाथ मिला लिया है। अब तो वहां ईडी ने जिनके यहाँ छापे मारे हैं वे भी शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अजित पवार का नाम आप जानते हैं। राज्यसभा में विदेश राज्य मंत्री का बयान याद कीजिए, जब उन्होंने यूं ही कह दिया कि विपक्ष को चुप रहिए वरना ईडी उनके घर आ जाएगी। 7 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने कहा था कि विपक्ष को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पर आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया है और इसलिए जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए। लेकिन सच्चाई यही है कि ईडी ने जिनके यहाँ भी छापे मारे उनमें से कई बीजेपी की तरफ चले गए, बीजेपी से एक हो गए। यह खबर आपको याद रखनी चाहिए। 15 सितंबर 2022 की है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कह दिया था कि वे ईडी को दस्तावेज सौंपने जा रहे हैं 100 टीएमसी नेताओं की अघोषित संपत्तियों के बारे में। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के विधायक हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ साफ कर देता है कि बीजेपी के नेताओं को ईडी पर कितना भरोसा है या ईडी उनकी पहुंच के भीतर है। इसके अलावा 21 अगस्त 2022 को भाजपा उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा था कि केंद्र ने टीएमसी के कई नेताओं के खिलाफ ईडी से जांच की सिफारिश की है क्योंकि सीबीआई की जांच धीरे चल रही थी। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि सीबीआई के अधिकारी भ्रष्ट हैं। तो क्या इसके बाद ईडी का छापा सीबीआई के अधिकारियों के यहाँ पड़ा? बीजेपी के ही नेता का बयान है ये तो। वही बेहतर जानते होंगे कि कौन अधिकारी घूस ले रहा है, किसके पास कितना पैसा है। यह पोस्टर कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की सालाना रिपोर्ट में है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों के खिलाफ मिलती हैं, लेकिन वहां तो ईडी छापा मारने नहीं गई, क्या जाएगी? छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में भी छापे पड़े हैं। वहां भी 34 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे। 23 अगस्त को राज्य के वित्त मंत्री और उनके बेटे के यहाँ भी छापे पड़े हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन भेजती रहती है। वहाँ की खबर है कि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं कि ईडी के समन से राहत मिल सकती है या नहीं। हेमंत सोरेन के पहले बीजेपी की सरकार थी, उस समय घोटालों के आरोप लगे थे। बीजेपी के नेता सरयू राय ने ही आरोप लगाए थे। ईडी बताए कि कितने बीजेपी नेताओं के यहाँ छापे पड़े हैं। 21 अगस्त को भी रायपुर और भिलाई में ईडी का छापा पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राइस मिल्स, पेट्रोल पंप के कारोबारी, वकील और आभूषण व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा। 21 जुलाई को आईएएस अधिकारी रानू शाह, कोरबा नगर पालिका के अध्यक्ष प्रभाकर पांडे के यहाँ छापा पड़ा। प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के यहाँ भी छापा पड़ा। सीआरपीएफ के जवान लगाकर छापे की कार्रवाई पूरी की गई। 3 अगस्त को भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ईडी का छापा पड़ा है। अधिकारियों के अलावा तेंदूपत्ता व्यापारी रोहित अग्रवाल के यहाँ छापा पड़ा। कांग्रेस नेता शिव अग्रवाल जोगी के बेटे टाइल्स व्यापारी पवन अग्रवाल के यहाँ छापा पड़ा। कोरबा में कारोबारी रूडमल अग्रवाल के यहाँ भी छापा पड़ा। मार्च महीने में भी ईडी ने शराब घोटाले के संबंध में आबकारी भवन में छापा मारा। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि जेल में बंद आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, उप सचिव सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, खनिज अधिकारी शिवशंकर नाग जेल में हैं। इनसे पूछताछ की अनुमति मिल गई है। 1 साल पहले भास्कर की खबर है, छत्तीसगढ़ में ईडी ने रायपुर, दुर्ग के ज्वेलर्स और कपड़ा व्यापारियों के यहाँ छापे मारे हैं। 9 महीना पहले ईडी की टीम धमतरी जिले के खनिज विभाग के दफ्तर पहुंच गई। खनिज अधिकारी बजरंग पैकरा से घंटों पूछताछ हुई। भास्कर ने लिखा है कि 1 महीने में दूसरी बार है जब ईडी की टीम ने दबिश दी है। 6 महीना पहले की यह खबर है दैनिक भास्कर की। ईडी की टीम रायपुर के लेबर भवन और जीएसटी ऑफिस पहुंच गई, छापा मारा। श्रम आयुक्त के दफ्तर में पहुंचकर दस्तावेजों की जांच होने लगी। कांग्रेस नेता सुशील सन्नी अग्रवाल के यहाँ भी छापा पड़ा। ये सिलसिला शुरू होता है जुलाई
2020 से। झारखंड चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद इन लोगों ने इसकी शुरुआत की और आईटी ने रेड डाला। जितने भी जिसे शराब घोटाला के नाम से प्रचारित किया गया, और इस शराब घोटाले में 2019-2020 में केक की रिपोर्ट भी है, वहाँ उन्होंने जांच भी की। उसके बाद 2.5 साल तक वो चुप रहे, चुनाव नज़दीक आते हुए, जबकि सारे कागजात ईडी को सौंप दिया गया था। सॉरी। उसके बाद ईडी सक्रिय होती है और फिर उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा जाता है कि 2168 करोड़ के घोटाले हुए। इसमें ये भी कहा गया कि होलोग्राम, नकली होलोग्राम का प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है, ये नकली होलोग्राम का यदि प्रयोग हुआ तो जो डिस्टिलर है वही तो करेगा, उसी फैक्ट्री में तो होगा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बचत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके घर में ज्वेलरी भी पाए, नगद रुपये भी पाए, किसी को जब्त नहीं किया गया। और कहा गया कि 2168 करोड़ का घोटाला हुआ और चल अचल संपत्ति 2018 के पहले के भी जब्त करने के बाद भी 200 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त नहीं की गई। जबकि इस दौरान 2018 के बाद जब हमारी सरकार बनी, उसके पहले जो रेवेन्यू है आबकारी की, वो 3900 करोड़ की थी, अब बढ़ के 6500 करोड़ हो गया। और आरोप ये लगाया ईडी के द्वारा कि राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 3900 करोड़ से बढ़ के 6500 करोड़ हुआ। और आज तक के वो 2168 करोड़ में से केवल 200 करोड़ के आसपास, वो भी पैतृक संपत्ति, और 2018 से पहले अर्जित की गई आय, उसको जोड़कर भी 200 करोड़ नहीं पहुंचा। ईडी और आयकर विभाग को ही बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा विभाग बचा है, ऐसा कौन सा जिला बचा है जहां उनके अधिकारी छापा मारने नहीं गए। हमें तो मीडिया रिपोर्ट में जीएसटी विभाग, लेबर विभाग, परिवहन विभाग, खनिज विभाग, आबकारी विभाग, नगर पालिका तक का नाम मिल गया। राजधानी रायपुर भी कब इन छापों की धमक से सहम जाती होगी पता नहीं। यहाँ के सचिवालय और जिला मुख्यालयों में काम करने वाले अधिकारी इसी आशंका में रहते होंगे कि ईडी आ रही है, कब घंटों उनके घर बंद हो जाएंगे और सारे कागजात की जांच होने लग जाएगी। इन छापों की आशंका से अफसरों की हालत क्या होती होगी वही बेहतर बता सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 2 आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, रानू साहू जेल में हैं। तत्कालीन माइनिंग सचिव पी अनबलगन के यहाँ ईडी का छापा पड़ चुका है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। परिवहन कमिश्नर दीपांशु काबरा के यहाँ ईडी का छापा पड़ चुका है। इसके अलावा कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी से पूछताछ हो चुकी है, छापे पड़े हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया के यहाँ भी छापा पड़ा है। सौम्या चौरसिया राज्य स्तर की प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक तरफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को मानक प्रक्रिया भेजती है कि अधिकारियों को कोर्ट में कैसे बुलाएं, उनका नाम ना लें, उनके पहनावे पर अदालत टिप्पणी ना करे। कोर्ट ने भी कह दिया कि कुछ बातों को देखकर लगता है कोर्ट को कंट्रोल करने का इरादा लगता है। लेकिन राज्यों में, खासकर विपक्षी राज्यों में, अधिकारियों को ईडी से पूछताछ के लिए कभी भी बुला लिया जाता है, उनके यहाँ छापे पड़ जाते हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी के विधायकों और पार्टी संगठनों के लोगों की भी एक सूची बन सकती है। भिलाई से विधायक देवेंद्र यादव, बैलागढ़ से विधायक चंद्रदेव राय के यहाँ छापे पड़ चुके हैं। एक और विधायक अग्नि चंद्राकर हैं, उनका भी नाम छापे के संदर्भ में मिला है। फरवरी महीने में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। इस अधिवेशन से 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों, नेताओं के यहाँ छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं।
कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के यहां छापे पड़ गए। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह के यहां छापा पड़ गया। कोयला व्यापारी और कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी के यहां भी छापे पड़े। सन्नी अग्रवाल, विनोद तिवारी भी कांग्रेस नेता है, इनके यहां भी छापा पड़ा। हमने इन छापों की खबरों में यह भी देखा कि ज्वेलर्स हैं, कोयला है और अन्य कारोबार से जुड़े व्यापारियों के यहां भी छापे पड़े हैं। इन छापों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने रायपुर में प्रदर्शन भी किए हैं। 200-250 की टीम जाने वाली आईटी की, वो पूरे छत्तीसगढ़ में छापा डालेगी। तो ईडी आती है तो आईटी जाती है, आईटी जाती है तो ईडी आती है। हमारे यही क्रम चल रहा है और वही काम कर रहे हैं। मार पीट के, जैसे कहते हैं ना, बंदर को बोरे में पकड़ लिया, उसे पीट रहे हैं, बोल तो कुत्ता है। तो हमारे यहाँ स्थिति ज़बरदस्ती मार पीट के लिखवा रहे हैं कि हाँ तुमने ये गलत किया है और तुमने इसको पैसा दिया है, लिखो, इस राजनेता को दिया हो, इस अधिकारी को दिया हो, इसको नाम लो। यही चल रहा है और ये बात छत्तीसगढ़ के लोग सब जान चुके हैं कि जितना ये रेट डालेंगे उसकी सीट और घटेगी। वैसे 15 सीट है, अभी तो वर्तमान में 13 ही सीट बची है और ऐसे करते रहेंगे तो 13 सीट भी मुश्किल होगा। कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी उससे राजनीतिक रूप से नहीं लड़ पाती तो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। लेकिन कांग्रेस को भी यह बताना चाहिए कि राज्य सरकार की जांच एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के कितने मामलों की जांच की है जिनका संबंध रमन सिंह की सरकार के समय से रहा है। क्या राज्य सरकार की एजेंसियां उन घोटालों की जांच नहीं कर रही जिनके आरोप चुनावों में भूपेश बघेल ही लगाया करते थे? इसी साल अप्रैल में छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। कोर्ट में यह याचिका स्वीकृत हो गई है। इसमें कहा गया है कि ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर गैर भाजपा राज्य सरकारों को डराया धमकाया जा रहा है और उनकी कार्यप्रणाली को बाधित किया जा रहा है। कोर्ट ने ईडी से कहा था कि 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाले से दूर रहे। पहले सीबीआई ने, आईटी ने छापा डाला, फिर ईडी घुसी। अब वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए हैं कि इसमें अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। 3-3.5 साल जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच रोक लगाने के बाद नोएडा में FIR भी होता है और उसके बाद साथ ही वो बिलासपुर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि इसकी सीबीआई जांच की जाए। इसका मतलब ये है कि आईटी और ईडी दोनों अक्षम है और नकारा है। उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया अब सीबीआई जांच उन्हीं केसों में। तो कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि चलती हुई सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया जाए, उसे किस प्रकार से बाधित किया जाए। एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक है और राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं एक दूसरी खबर पर। इसका संबंध भी जांच एजेंसियों के अतिक्रमण से है। क्या आपको पता चला कि अशोका यूनिवर्सिटी में जिस रिसर्च पेपर को लेकर विवाद हुआ था उसके बारे में पता करने के लिए खुफिया विभाग की टीम सक्रिय हो गई है? हम इस खबर की अपनी तरफ से पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन की यह रिपोर्ट है। क्या यह खबर आपको चिंता में नहीं डालती कि एक रिसर्च पेपर की जांच खुफिया अधिकारी करेंगे? ऐसे में आपके बच्चे खाक पढ़ाई करेंगे, डर के मारे वही लिखेंगे जिससे सरकार नाराज ना हो। रिसर्च अगर बेकार है तो उसे पूछ कौन रहा है? ऐसे न जाने कितने रिसर्च होते रहते हैं, छपते हैं और लोग भूल जाते हैं। तो क्या अब इनकी जांच खुफिया विभाग करेगा? वायर की रिपोर्ट में लिखा है कि खुफिया विभाग सहायक प्रोफेसर सब्यसाची दास और अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसरों से पूछताछ करना चाहता है। क्या इस तरह से पढ़ाने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि चांद दिखाकर थाली से निवाला छीना जा रहा है? द वायर में छपी इस रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, खंडन नहीं। विपक्षी दलों ने जरूर इसे खतरनाक बताया है। इस बीच एक खबर यह भी है कि पत्रकार मनदीप पुनिया गांव सवेरा के नाम से ट्विटर हैंडल चला रहे थे, उसे बंद कर दिया गया है। गांव सवेरा का फेसबुक पेज भी बंद हो गया है। मनदीप पुनिया गांव-गांव घूमकर आम लोगों की रिपोर्टिंग करते हैं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन को एक्सपोज करना आसान काम नहीं होता, इसमें जोखिम बहुत है। इसके बाद भी मनदीप पुनिया उन जगहों पर अपनी पत्रकारिता कर रहे थे जहां सैकड़ों रिपोर्टर वाले चैनल और अखबार अब अपने संवाददाता तक नहीं भेजते हैं। आखिर भारत सरकार ने एक स्वतंत्र पत्रकार के ट्विटर हैंडल में ऐसा क्या देख लिया कि उसे बंद करना जरूरी समझा? क्या इससे इतना बड़ा खतरा पहुंचने वाला था?
गांव सवेरा के सदस्य रमनदीप मान का ट्विटर अकाउंट भी बंद हो गया है। इस तरह से एक पत्रकार को परेशान किया जाता है। मनदीप पुनिया ने कहा है कि फेसबुक से हमें कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन ट्विटर ने मेल भेजकर हमें सूचित किया है कि उन्हें हमारा अकाउंट विथेल्ड बंद करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। हमें लगता है कि सरकार चाहती है कि ग्रामीण संकट को लेकर सिर्फ सतही जानकारियां ही बाहर आएं, सही और ठोस जानकारियां नहीं। यही नहीं, यूपी में भी एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर हुई है। लखीमपुर खीरी जिले में एफआईआर पत्रकार शिशिर शुक्ला के खिलाफ हुई है। अमृत विचार के पत्रकार शिशिर शुक्ला ने एक वीडियो भेजकर अधिकारी से प्रतिक्रिया जाननी चाहिए कि गरीब बच्चों के लिए सरकार जो किताबें देती हैं उसे कबाड़ में क्यों बेचा जा रहा है, तो उन्हीं के खिलाफ एफआईआर हो गई। शिशिर शुक्ला प्रशासन की छवि बिगाड़ रहे हैं, ऐसा कहा गया है। अब इस हालत में कोई जनता की आवाज कैसे उठाएगा, यह सोचना आप जनता का काम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक आदेश निकाला है। इस आदेश के तहत जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि राज्य या जिला प्रशासन की छवि को खराब करने वाली नेगेटिव खबरों की जांच करें और मीडिया संस्थान से जवाब मांगे कि सही है या नहीं। अभी तक होता यह था कि मीडिया संस्थान या पत्रकार प्रशासन से जवाब मांगते थे कि सही है या नहीं, अब उल्टा हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के श्यामलाल यादव ने लिखा है कि आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय प्रसाद ने जारी किया है। इस आदेश में तो तथ्यों की पुष्टि की बात लिखी है, लेकिन बरेली के पत्रकार शिशिर शुक्ला का केस पढ़कर लगता है कि अब हर खबर के बाद अधिकारियों में एफआईआर करने की होड़ मच जाएगी कि कहीं शासन यह न पूछ दे कि इस खबर से राज्य की या जिला प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है और आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया। भारत में पत्रकारिता पहले से पाताल लोक में पहुंच गई है। यह सब होने लगेगा तो पत्रकार पाताल में भी नजर नहीं आएंगे। इन पत्रकारों के खिलाफ कितनी तेजी से कार्रवाई होती है, मगर दैनिक जागरण जैसा बड़ा अखबार 8 कॉलम की गलत खबर छापता है, उसका केवल खंडन होता है। यह खबर 22 अगस्त को पहले पन्ने पर छपी है। 8 कॉलम की खबर झूठ कैसे छप जाएगी कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन यानी 23 अगस्त के पहले पन्ने पर सर्जिकल स्ट्राइक की खबर गायब हो जाती है। 24 अगस्त का पन्ना तो चंद्रयान के कवरेज से भरा है। अब अखबार इस खबर को लेकर इस तरह से बर्ताव कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चंद्रयान की कामयाबी के शोर में लोग बाकी जरूरी चीजें अब भूल जाएंगे, इस खबर के बारे में नहीं पूछेंगे कि भारत पाकिस्तान पर इतना बड़ा हमला कर दे और वो खबर एक ही दिन छपकर कैसे गायब हो जाएगी। न्यूज लॉन्ड्री ने इस मामले में सेना के प्रवक्ता और जागरण की खबर लिखने वाले पत्रकार गगन कोहली से बात की। जम्मू में तैनात रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट बरथवाल ने न्यूज लॉन्ड्री से कहा कि खबर छपने के बाद सुबह से इस रिपोर्टर को फोन कर रहे हैं, मगर उसने फोन स्विच ऑफ कर रखा है। मुझे उनसे पूछना था कि ये इतनी बड़ी खबर है, उन्होंने किससे कंफर्म की, उनका सोर्स क्या है। लेफ्टिनेंट बरथवाल ने कहा है कि इतनी बड़ी खबर राष्ट्रीय संस्करण में छप गई, अगर पार्लियामेंट सेशन चल रहा होता तो बवाल मच जाता। यह भी नहीं कह सकते कि गगन कोहली नौसिखिया पत्रकार हैं, सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं। गगन कोहली ने अपनी खबर को सही माना है। न्यूज लॉन्ड्री से दावा किया है कि उनके पास फोटो और वीडियो दोनों हैं। उन्होंने कहा कि मेरी स्टोरी 101% सही है। मुझे जागरण में काम करते हुए 23 साल हो गए, तब से आतंकवाद ही कवर कर रहा हूं। मैं आज स्टोरी का भी फॉलो अप कर रहा हूं। गगन कोहली की फॉलोअप खबर का इंतजार कीजिए। ऐसा लगता है कि पीआईबी और सेना ने खंडन कर खुद को इम्तिहान में झोंक दिया है। तो क्या दैनिक जागरण यह कह रहा है कि सेना ने झूठ बोला और उसकी खबर सही है? क्या दैनिक जागरण यह कह रहा है कि पीआईबी ने झूठ बोला, उसकी खबर सही है? तो जागरण ने इस खबर के अगले दिन क्यों नहीं छापा? अब सेना को ही साबित करना पड़ेगा कि उनका खंडन सही है या जागरण की खबर सही है। अगर जागरण की खबर सही है तो फिर रक्षा मंत्री को आगे आकर कह देना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। आप देख रहे हैं, चांद पर जाने के जश्न में सारा देश एक है, मगर उसी एकता के नीचे कैसे सबके लिए अलग अलग पैमाने हैं। मनदीप पुनिया किसानों की बात करेंगे, अकाउंट बंद। शिशिर शुक्ला ने कबाड़ में बेची जा रही किताबों का वीडियो बनाया, एफआईआर। यही गलती द वायर से हो गई होती तो वायर के दफ्तर में छापा पड़ रहा होता और पत्रकारों के फोन सीज कर लिए गए होते। एक भारत नहीं है ये, साफ साफ एक तरफा भारत दिखता है। जो सवाल करेगा उसके यहां छापा पड़ेगा, जो विपक्ष में होगा उसके यहां छापा पड़ेगा।
वैसे जनता भी विपक्ष में मानी जाती है। आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।